आपके कंप्यूटर के प्रश्न आ गई, ठीक है, ओके। चलिए पहला प्रश्न आपके सामने था, संवेगात्मक बुद्धि यानी इमोशनल इंटेलिजेंस की बात हो रही है, और यहाँ सर्वप्रथम इसका प्रयास किसने किया था? तो ध्यान रखिएगा, इमोशनल इंटेलिजेंस की बात करें तो सर्वप्रथम प्रयास करने वाले दो विद्वान हैं, पीटर सेलावे और जॉन डीमेयर। ध्यान रखिएगा, इन्होंने किस वर्ष किया है, ये प्रश्न आपसे पूछ रहा है, किस वर्ष इन्होंने प्रयोग किया। उसके बाद में एक विद्वान आते हैं डैनियल गोलमैन, उन्होंने कहा कि संवेगात्मक बुद्धि बुद्धि लब्धि से महत्वपूर्ण क्यों, ठीक है, ये इनकी पुस्तक थी, जिसमें इन्होंने अगर सामान्य जीवन की बात करें, किसी सफलता की बात करें तो 80% योगदान उनका और 20% योगदान इन्होंने किसका माना है? हाँ जी, सामान्य बुद्धि का माना है। संवेगात्मक बुद्धि का 80% योगदान होता है। तो सबसे पहले इस प्रश्न का आंसर देख लेते हैं। तो ध्यान रखिएगा, 1990 के अंदर संवेगात्मक बुद्धि का कंसेप्ट देने वाले विद्वान थे जॉन मेयर व पीटर सेलावे, जो अमेरिका के थे। ठीक है जी, बिल्कुल राइट आंसर है आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देख लेते हैं, थोड़ा सा इधर करते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, निम्न में से कौन सी डैनियल गोलमैन द्वारा प्रतिपादित संवेगात्मक बुद्धि की एक विशेषता नहीं है? यह प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि इनमें से कौन सी डैनियल गोलमैन ने बुद्धि के सिद्धांत जो दिया था संवेगात्मक बुद्धि का, उसमें से कौन सी विशेषता नहीं है? तो पहला ऑप्शन आपके सामने दे रहा है, हाँ जी, आत्म चेतना, आत्म संतुष्टि। बताइएगा कौन सा इसका राइट आंसर है? एग्जाम वाले दिन हमको भी हमारी इमोशनल इंटेलिजेंस, हाँ जी बिल्कुल, स्टेबल करनी होगी। बिल्कुल यहां से आपका प्रश्न आने का चांस है, तो समझा देते हैं। डैनियल गोलमैन की बात करें तो इन्होंने, जो डैनियल गोलमैन ने 5 आयाम बताए थे संवेगात्मक बुद्धि के, तो उनमें से कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले इन्होंने बताया था स्व जागरूकता, लिख लीजिएगा, अगर नहीं लिखा हुआ है तो ये 500 आपको लिखने हैं। जागरूकता, स्व जागरूकता नंबर 1 पे है। 2 पे है आत्म नियमन, ठीक है, आत्म नियमन, आत्म नियमन, ठीक है। 3 नंबर की बात करें, आत्म अभिप्रेरणा, आत्म अभिप्रेरणा, अभिप्रेरणा, ठीक है, आत्म अभिप्रेरणा। और 4 नंबर की बात करें, समानुभूति, सिंपैथी जिसे बोलते हो, या सहानुभूति, समानुभूति और सहानुभूति, ठीक है। 4 नंबर पे नोट कर दिया करो, 2 चीज एक्स्ट्रा लिखवाई जाए। और 5 में है सामाजिक दक्षता। ये 5 चीजें इन्होंने बताई थी, सामाजिक दक्षता, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये 5 चीजें डैनियल गोलमैन ने बताई है। तो यहां से ये प्रश्न पूछ रहा है कि इनमें से क्या नहीं है, डैनियल गोलमैन ने इनमें से क्या नहीं बताया है। तो आप देख सकते हैं, आत्म चेतना की बात हो रही है, ठीक है, आत्म नियमन, आत्म स्व जागरूकता को हम क्या बोलते हैं? आत्म चेतन बोलते हैं, ठीक है जी। फिर आत्म संतुष्टि की यहाँ कोई बात ही नहीं है, तो ये गलत हो गया। आत्म नियंत्रण, ये रहा आत्म नियमन, ठीक है। और फिर सामाजिक कौशल की बात हो रही है, तो ये रहा सामाजिक कौशल। तो ध्यान रखिएगा, 500 चीजें मैंने आपको करवा दी हैं, आपको ध्यान रखना है, उसमें आत्म संतुष्टि नहीं है। सबसे पहले व्यक्ति को स्व जागरूक होना है, फिर आत्म नियंत्रण करना है, ठीक है, फिर उसके बाद में आत्म अभिप्रेरित करना है, फिर समभूति यानी समानुभूति या सहानुभूति, और लास्ट में सामाजिक कौशल। दोबारा रिपीट करेंगे सभी। सबसे पहले आपको क्या करना है? जागरूक होना है, स्व जागरूक यानी आत्म जागरूकता, ये रहा सबसे पहले आत्म चेतना को बोलते हैं। दूसरा, फिर आपको क्या करना है? अपने पे नियंत्रण करना है, आत्म नियंत्रण या आत्म नियमन। और फिर जैसे आपका नियंत्रण हो जाएगा, फिर आप मोटिवेट हो, आत्म अभिप्रेरणा, ठीक है। और फिर आएगा समानुभूति, सिंपैथी, और फिर सहानुभूति, ठीक है, एक ही बात है दोनों। और 5वां है आपका सामाजिक कौशल। तो इस चीज को आप याद कर लेंगे, ठीक है, ओके। 2 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा सामयिक बुद्धि का घटक नहीं है? यानी 3 तो इनमें से आपकी संवेगात्मक बुद्धि है, सामयिक बुद्धि है, इमोशनल इंटेलिजेंस है, उसके घटक हैं, एक नहीं है। इनमें से कौन सा नहीं है? सामयिक प्रत्यक्षीकरण, सामयिक एकीकरण, सामयिक अधिगम और सामयिक प्रबंधन। तो बताइएगा इनमें से कौन सा नहीं है? सामयिक प्रत्यक्षीकरण, सामयिक एकीकरण। सर प्लीज इंग्लिश में बता, साथ में बता दीजिए, इंग्लिश बतानी पड़ेगी क्या? चलिए, सबसे पहले आता है सेल्फ अवेयरनेस यानी स्व जागरूकता। क्या करें सर? और भाई स्व जागरूकता आएगी सबसे पहले,
फिर सेल्फ रेगुलेशन आ जाएगा, आप पे नियंत्रण करना पड़ेगा आपको, ठीक है। हाँ जी, 3 नंबर आ जाएगा सेल्फ मोटिवेशन, और फिर सिंपैथी आ ही गया, ठीक है, सहानुभूति, और 5वां आ जाएगा सोशल अवेयरनेस। तो ये आपके 5 हो गए हैं, ठीक है, 5 हो गए, ठीक है। यहां से देखो भाई, यहाँ क्या उत्तर दे रहे हो आप, ये देखना है अपने को, कौन सा सामयिक बुद्धि का घटक नहीं है। सामयिक प्रत्यक्षीकरण होता है, बिल्कुल हम संवेगों को देख सकते हैं। कैसे देख सकते हैं, किसी को क्रोध आता है तो उसका चेहरा तमतमा जाता है, शरीर कांपने लग जाता है, तो ये तो हमें प्रदर्शित होता है, ठीक है जी। उसके बाद में अगर बात करें सामयिक एकीकरण, संवेगों का कभी एकीकरण नहीं हो सकता। जैसे आप रो रहे हैं और आप हंसने वाली टाइम रोने लग जाए, रोने वाले, तो एकीकरण तो कभी हो ही नहीं सकता। तो ये मेरे हिसाब से गलत हो गया। आगे सामयिक, वो सॉरी सारा ही गलत हो गया। सामयिक प्रत्यक्षीकरण बिल्कुल होता है, ठीक है। और सामयिक एकीकरण की बात कर रहे हैं, सामयिक एकीकरण जो होता है बिल्कुल हो सकता है। हाँ जी, ये मैं गलत कर गया भाई, कोई बात नहीं, हो जाता है। फिर उसके बाद में सामयिक अधिगम, हम संवेगों को पढ़ नहीं सकते, बिल्कुल ये ऑप्शन राइट लग रहा है। संवेगों को कभी पढ़ा नहीं जा सकता। सर मैं आपसे ऑफलाइन पढ़ा हुआ हूँ, पीयू के पापा, आपको खूब सारा आशीर्वाद, आप पढ़े हुए हो तो, ठीक है। हाँ सॉरी, एकीकरण नहीं हो सकता। सामयिक प्रबंधन, बिल्कुल संवेगों का मैनेजमेंट हो सकता है। आप नियंत्रण करें, तो गुस्सा आता है तो हम ऐसे मुट्ठी बंद करके 1 2 3 4 5 गिनते हैं, बिल्कुल मुझे पता था जैसा मैं लिखूंगा बोर्ड पे वैसा उत्तर आ जाएगा आपका, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, सामयिक अधिगम यानी इमोशनल लर्निंग, कभी नहीं, किसी के इमोशन को नहीं पढ़ा जा सकता। तो इसका 3 नंबर राइट आंसर होगा, एकीकरण किया जा सकता है, ठीक है। हाँ, जैसे मैं डिफाइन करने लगा तो मेरे को लगा कि इसका उत्तर ये होगा, यही ले आते हैं। निम्न में से कौन सा सामयिक बुद्धि का आयाम नहीं है, ठीक है। कौन सा पूछ रहा है, सामयिक बुद्धि का आयाम नहीं है। संवेगों का प्रत्यक्षीकरण, मूल्यांकन और अभिव्यक्ति, संवेगों की समझ और विश्लेषण, समस्या समाधान की जन्मजात क्षमता, चिंतन का संवेगात्मक सुगमीकरण। थोड़ा सा छोटी करनी पड़ी डिस्प्ले को अपने को, कोई बात नहीं, बताइएगा। तो ध्यान रखिएगा, संवेगात्मक आयाम पूछ रहा है, आयाम यानी वे पूछ रहा है, सॉरी वे पूछ रहा है, कहां गया वे पूछ रहा है। तो ध्यान रखना, संवेगों का प्रत्यक्षीकरण अभी पढ़ के गए हैं, मूल्यांकन भी कर सकते हैं और अभिव्यक्ति भी हो सकती है, बिल्कुल ये राइट आंसर है, वो होता है। संवेगों की समझ भी होती है और विश्लेषण भी कर सकते हैं, ठीक है। किस समय क्या है, समस्या समाधान की जन्मजात क्षमता ये नहीं होती, समस्या समाधान की जन्मजात योग्यता कभी नहीं होती संवेगों के अंदर। सर जी का टिप्पा हो सारा, सर का ये लिखो रहते हैं। चिंतन का संवेगात्मक समूह सुगमीकरण बिल्कुल हो सकता है, इसका 3 नंबर राइट आंसर है, 3 नंबर राइट आंसर है इसका, आप इसे 3 नंबर का राइट आंसर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 4 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि परीक्षण है, ठीक है। आपसे क्या पूछ रहा है, बुद्धि निष्पादन परीक्षण है, तो बताइएगा। भाटिया बेंट्री, रोसा स्याही, WAIS, रेमन का, बताइएगा इनमें से कौन सा बुद्धि का निष्पादन परीक्षण है। बुद्धि का प्रश्न पूछा है आपसे, निम्न में से कौन सा, हाँ जी 5 का ए बता रहे हैं, देख लेंगे, ए आएगा, 2 आएगा, क्या आएगा बताओ भाई, बताओ फटाफट बताओ इसका। बिल्कुल निष्पादन नॉर्सा स्याही दबाव परीक्षण में नहीं होता, WAIS में भी नहीं होता, ये बैचलर वाली है। रेवन का PM ये भी नहीं होता, तो ध्यान रखना इनमें नहीं होता, यही है एक निष्पादन इसी में होता है। इसने क्या किया था, भाटिया, चंद्रमोहन भाटिया के नाम से परीक्षण बना था। ये बैटरी है, बेंट्री नहीं है, बैटरी। तो इसमें क्या होता है, कुछ तो शाब्दिक परीक्षण होते हैं, कुछ अशाब्दिक, ठीक है। तो इसमें जैसे एक तो आपका पास से वाला होता है ना, पास अलोंग टेस्ट होता है, एक आपकी काउंटिंग वाला टेस्ट होता है, इस तरह कुछ करके टेस्टों को बनाया गया। तो इसका राइट निष्पादन इसी में होगा, बालक इसमें क्रियाशील होगा, एक्टिव होगा, तो इसका 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। 6 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि का घटक है, बुद्धि का घटक नहीं है। तार्किक चिंतन, व्यवसायिक चिंतन, सॉरी रुचियां, स्मृति, अनुभवों से सीखना।
6 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? ठीक है, तो ये पूछ रहा है कौन सा बुद्धि का घटक नहीं है, ये पूछ रहा है आपसे। तो बुद्धि के अंदर कौन सी चीजें नहीं है, 6 नंबर का आंसर बताएंगे। बताइए, फटाफट आंसर दो भाई, फटाफट आंसर देने का प्रयास करें सभी। बताइएगा 6 नंबर का राइट आंसर क्या होगा। थोड़ा सा समझना इस प्रश्न को, अपने आप समझ में आ जाएगा। बुद्धि का घटक नहीं है, बुद्धि कहां नहीं घट रही, ये पूछ रहा है आपसे। तो देखो, बुद्धि तार्किक चिंतन में, बुद्धि तर्क के बिना, यानी बुद्धि के बिना हम तर्क नहीं कर सकते, चिंतन नहीं कर सकते, क्या क्यों कैसे नहीं कर सकते। व्यवसायिक रुचियां, यहाँ कहां जरूरत पड़ रही है बुद्धि की। स्मृति, बिल्कुल याददाश्त को हम बुद्धि कह सकते हैं, अनुभवों से सीखना भी बुद्धि है। तो ध्यान रखिएगा, व्यवसायिक जो रुचियां हैं वो बुद्धि का पार्ट नहीं है। मैंने बताया था, आपको याद है, तो मैंने कहा था बुद्धि के अंदर हम चिंतन को शामिल करते हैं, स्मृति को करते हैं, अनुभव से सीखने को करते हैं, प्रत्यक्षीकरण को करते हैं, परंतु मैंने ये नहीं कहा था कि व्यवसायिक जो रुचियां होती हैं वो बुद्धि के अंदर शामिल नहीं होती। ध्यान रखिएगा, मेमोरी तो मैं अगर कहती हूँ बुद्धि, तो आपके दिमाग में एक ही बात आती है, मेमोरी, याददाश्त, तो वो तो है ही इंक्लूड, आपको पता लग ही रहा है। तो फिर कैसे गलत उत्तर दे रहे हो? 7 नंबर डेनियल गोलमैन संबंधित है। बहुत इजी सा प्रश्न है, सभी आंसर देंगे भाई इसका। डेनियल गोलमैन किससे संबंधित है, ये पूछ रहे हैं। कोई बात नहीं है, डेनियल गोलमैन किससे संबंधित है, ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, डेनियल गोलमैन किससे संबंधित है, ये प्रश्न पूछा है, ये मैंने सबसे पहले बताया। बिल्कुल आपका राइट आंसर था ये, 2 नंबर इसका राइट आंसर होगा। इमोशनल इंटेलिजेंस जो है, इमोशनल इंटेलिजेंस इसे हिंदी में संवेगात्मक बुद्धि के नाम से जाना जाता है। तो इसका 2 नंबर राइट आंसर है बेटा, 2 नंबर राइट आंसर है। ठीक है जी, बिल्कुल राइट आंसर आ रहे हैं सभी के। हाँ जी, फीलिंगों से भरा मेरा दिल, हाँ जी, ये लो, ये लो। निम्नलिखित में से कौन सी योग्यता संवेगात्मक बुद्धि के एबिलिटी मॉडल से संबंधित है? एबिलिटी होती है आपकी क्षमता से। चलिए बताइएगा, संवेगात्मक की आत्म अवधारणा, संवेगों का प्रत्यक्षीकरण, संवेगों का प्रयोग करना, या संवेगों को समझना, यहां से आपको पूछ रहा है। अरे उड़ गया, और क्यों गया? क्या पूछ रहा है, कौन सी संवेगात्मक बुद्धि की एबिलिटी मॉडल से संबंधित नहीं है? एबिलिटी का मतलब क्षमता की बात कर रहा है, नहीं पूछ रहा है। इनमें से 3 है, इसमें शामिल एक नहीं है। तो देख लेते हैं, प्रत्यक्षीकरण आ गया, ये तो शामिल है ही, सबको पता है। संवेगों का प्रयोग करना, किस समय क्या संवेग प्रयोग करने, ये भी शामिल है अपना। संवेगों को समझना, ये भी शामिल है। आत्म अवधारणा, संवेगों के बारे में मैंने अवधारणा बना ली, मैंने अवधारणा ये बना ली कि जैसे किसी के घर पे दुख होगा तो मैं हंसूंगा, तो ये कोई अवधारणा थोड़ी है, ये शामिल नहीं है। नेक्स्ट, किस आधार पर विनय की मापनी में परीक्षण पदों को समूह में बांटा गया है? कठिनाई स्तर पर, अभियोगिता, उग्र स्तर पर, या रुचि के आधार पे? बहुत बढ़िया प्रश्न है। हाँ जी, किस स्तर पर बांटा गया है, ये पूछ रहा है कि आप किस आधार पर विनय साइमन बुद्धि परीक्षण का प्रश्न है ये। मापनी परीक्षण में पदों को समूह में किस आधार पर बांटा गया है? बताया था विनय का 1905 में इन्होंने वर्गीकरण किया था। ठीक है, तो यहाँ कठिनाई स्तर पे किया है, अभियोगिता, उग्र स्तर, या रुचि स्तर। ये तो शायद मेरे याद आने में रीट में आया हुआ प्रश्न है, ये रीट में आया हुआ प्रश्न है ये शायद तक तो। हाँ जी, बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। बिल्कुल 2022 के रीट में यह प्रश्न आया था,
अगर अभी गणित करोगे, मैं ये देखने पूछ रहा था इनको कब आया ये प्रश्न, ये 2022 के रीट में प्रश्न आया हुआ है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न अगर आपका गणित आ रहा है तो मतलब आपने पूर्व के पेपरों को नहीं देखा है। ठीक है, फर्स्ट बुद्धि परीक्षण विनय ने किया, तो ध्यान रखना ये 2022 में आया था, और 2022 का ये आपको याद नहीं है तो फिर क्या याद है, ध्यान रखिएगा। उग्र स्तर पे, इसका राइट आंसर क्या माना गया था, उग्र स्तर पे, यानी बच्चे कितने अग्रेसिव हो जाते हैं। ठीक है, बच्चे कितने अग्रेसिव हो जाते हैं, इस बात के आधार पर इन्होंने वर्गीकरण किया था, 30 प्रश्नों का निर्धारण किया था। बिल्कुल, तो भाई थोड़े से तो पीछे के प्रश्नों को भी याद रखा करो। अरे याद कौन रहा, खाइडो। 16 वर्ष आयु का बच्चा बुद्धि लब्धि परीक्षण में 75 अंक प्राप्त करता है, उसकी मानसिक आयु क्या है, पहले मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले मानसिक आयु का सूत्र याद होना चाहिए आपको, मानसिक आयु। ठीक है, क्या होती है ये बता देता हूं। देखो, मानसिक आयु निकालने के दो फॉर्मूले, एक तो होता है बेसल एज, बेसल एज बोल देते हैं इसको, और एक होती है टर्मिनल एज। टर्मिनल एज यानी कोई आपके पास कक्षा 5 का बालक है, कक्षा 5 का बालक है, वो कक्षा 5 की समस्या को हल नहीं कर रहा है, तो वो कक्षा 4 की समस्या को देखेगा, उसको भी हल नहीं कर रहा है, वो कक्षा 3 की समस्या को हल कर रहा है, तो उसकी जो मानसिक आयु है तो फिर कितने, 5 का है, तो 5 और 5 10 साल का बालक है यहाँ पे, तो इसकी वास्तविक आयु तो 10 साल है, परंतु उसकी मानसिक आयु कितनी है, 3 साल। 3 और 5 कितने हो गए, 8 साल, तो उसकी मानसिक आयु 8 साल है, यानी ये क्या हो गया, टर्मिनल एज हो गई, यानी घट गई उसकी आयु। फिर अगर बात करें 62 वर्ष की, 5 साल का बालक कक्षा 7 के प्रश्नों को हल कर रहा है, वास्तव में तो एज 10 वर्ष है, परंतु 7 साल का 7वीं क्लास में बालक कितने साल का हो जाएगा, 12 साल का, तो उसकी मानसिक आयु 12 वर्ष है, तो ये उसका 62 वर्ष कहलाएगा। सर्वप्रथम अगर बात करें आईक्यू के क्षेत्र की, ये सूत्र किसने दिया था, आईक्यू के क्षेत्र में सर्वप्रथम स्टर्न ने प्रयास किया था, किसने, स्टर्न ने 1912 में। क्या सूत्र दिया था, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु, MA बटे CA। ठीक है, उसके बाद में 1916 में टर्मन ने इसमें संशोधन किया, और टर्मन ने दो चीजें जोड़ी, एक तो आईक्यू जोड़ा और एक जोड़ा मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणा में 100। MA का मतलब मेंटल एज और C का मतलब क्रोनोलॉजिकल एज गुणा में 100, ये सूत्र दिया था। तो यहाँ क्या पूछ रहा है, कितनी आयु है, तो आप बताइएगा इसका उत्तर क्या होगा। अब सूत्र मैंने आपको बता दिया, सूत्र में फिट करना आपको आना चाहिए। तो कैसे आएगा, मानसिक आयु कितना कह रहा है, 16 वर्ष आयु का बच्चा, तो उसकी वास्तविक आयु कितनी है बच्चा, उसकी वास्तविक आयु 16 वर्ष है जी। ठीक है, देख लेते हैं, उसकी वास्तविक आयु 16 वर्ष है। ठीक है, यानी सीए अपने पास कितनी आ गई, 16, परीक्षा में 75 अंक प्राप्त करता है। ठीक है, कितने अंक प्राप्त करता है, 75, तो आईक्यू कितनी कर रहा है, 75, मानसिक आयु अपने को पूछ ही रहा है, बटे वास्तविक आयु कितनी आ रही है आपकी, वास्तविक आयु कहाँ है, 16 वर्ष, गुणा में 100, यही तो है। अब अपने को MA याद करना है, MA तो ध्यान रखिएगा बराबर 75, 16 ऊपर चले जाएंगे और 100 नीचे आ जाएंगे, तो यहां से देख लेते हैं 3 4 और 4 से गुणा किया तो कितना आ गया, 12 वर्ष उसकी एज है, तो 12 उत्तर आ रहा होगा, ये रहा 12 वर्ष इसकी एज है, बिल्कुल 12 वर्ष इसकी एज है, ये रहा। चलिएगा, निकाल लिया होगा आपने सवाल, ठीक है जी। नेक्स्ट, कौन सी परीक्षण बुद्धिमत्ता का संस्कृति मुक्त अवाचिक परीक्षण है, वाचिक नहीं है, अवाचिक है, थोड़ा सा ध्यान दे लेना। क्या कह रहा है, अवाचिक परीक्षण की बात कर रहा है, शाब्दिक और अशाब्दिक को इसने क्या नाम दे दिया, वाचिक नाम दे दिया। तो इसका ये प्रश्न आपसे पूछ रहा है, तो इसका क्या होगा, ये भी शायद आपका मेरे याद आने में ये भी 2022 में आया था पेपर में, इसका ऑप्शन गलत नहीं दोगे, ये भी आपका 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है, अगर आपने ये प्रश्न भी गलत कर दिया तो देखना फिर तुम। तो कौन सा परीक्षण बुद्धिमत्ता की संस्कृति मुक्त अवाचिक परीक्षण है, बुद्धिमत्ता का सामूहिक परीक्षण नहीं है, वेस्लर ये भी नहीं है सांस्कृतिकता पे, भाटिया निष्पादन है, स्टैंडर्ड प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स ये बिल्कुल आपका संस्कृति पे है, तो ध्यान रखिएगा ये आपका ऑप्शन में इसका पड़ा है स्टैंडर्ड प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स, इसका डी राइट आंसर है भाई, बिल्कुल सुरेंद्र कुमावत आपने बहुत ही अच्छा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इसका स्टैंडर्ड प्रोग्रेसिव इसका राइट आंसर हो जाएगा। पीछे वाले पेपर याद नहीं है, याद करो भाई उनको। ये लीजिए आपके अब प्रश्न आगे हैं, किसके भाई, हाँ जी सीईटी के प्रश्न आगे हैं भाई। चलिए भाई सीईटी के प्रश्नों को करेंगे। पहला प्रश्न आपका है इंटरनेट क्या है,
हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, प्रोग्राम है, प्रोटोकॉल, नेटवर्किंग है। तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। इंटरनेट क्या है, इसका राइट आंसर क्या है। तो ये इंटरनेट जो शब्द है, दो शब्दों से मिलकर बना है बेटा, एक तो इंटर, ठीक है, और एक नेट। इंटर का मतलब क्या होता है और नेट का अर्थ आपको दोनों का पता होना चाहिए, ठीक है। इंटर का अर्थ होता है इंटरनेशनल और नेट का अर्थ होता है नेटवर्क। इंटरनेशनल नेटवर्क शॉर्ट फॉर्म में इसे इंटरनेट कह देते हैं। ये क्या है तो ध्यान रखिएगा, ये एक है प्रोटोकॉल है, नेटवर्किंग है। ये क्या है, एक है प्रोटोकॉल नेटवर्किंग है, ना सॉफ्टवेयर है, ना हार्डवेयर है, ना प्रोग्राम है। तो ध्यान रखिएगा इंटरनेट में इंटर का अर्थ इंटरनेशनल, नेट का मतलब नेटवर्क है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इंटरनेट का पूरा नाम क्या है। कोई प्रश्न पूछो, कोई आ गयो बता दो, अब बता दो। इंटरनेशनल इंटरनेट का पूरा नाम क्या है। ये मोबाइलों की अगर बात करें, मोबाइलों की, कंप्यूटरों की ऐसी दुनिया है जो एक दूसरे से क्या है, जुड़े हुए हैं, कनेक्ट हैं। तो अभी बता के गया हूं, बताइएगा 13 नंबर का आंसर क्या होगा। अभी बताया था मैंने आपको, इसकी फुल फॉर्म बताई थी, बिल्कुल अभी बताई थी गुरुजी आपने। ये लो जी, इंटरनेशनल नेटवर्क इसका पूरा नाम है, इंटरनेशनल नेटवर्क, ठीक है बेटा। चलिए भारत का पहला सार्वजनिक इंटरनेट सेवा प्रदाता कौन सा है। इसमें सबसे पहले भारत के अंदर सार्वजनिक इंटरनेट की जो शुरुआत हुई थी वो कौन सी है, ये पूछ रहा है। विदेश संचार निगम लिमिटेड, ठीक है, टाटा कम्युनिकेशन लिमिटेड, इन्फोसिस लिमिटेड, विप्रो लिमिटेड। तो बताइएगा इसमें सबसे पहले भारत के अंदर जो नेट की शुरुआत हुई थी वो कौन सी है। चलिएगा बताइएगा इसमें कौन सा है। तो ध्यान रखिएगा वीएस निगम लिमिटेड, ठीक है। बीएसएनएल जो था भारत का पहला सेवा इंटरनेट प्रदाता था बीएसएनएल। बीएसएनएल नहीं कह रहा, भारत, ये आपको पूछ रहा है विदेश संचार निगम लिमिटेड, बीएसएनएल शॉर्ट फॉर्म भी आपको वहां पर वो दे सकता है, उसके हाथ नहीं बंधे हुए हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना है बीएसएनएल। और इंटरनेट सेवा देने वाली पहली कंपनी अगर आपसे कोई पूछ ले तो वो लिख लेना सत्यम इफो, ठीक है, सत्यम इफो वे 1998 में ये बनी थी भारत, ठीक है। तो ये पहली कंपनी है, ठीक है, ये सेवा प्रदाता है, ये आपको ध्यान रखना है। बिल्कुल बिल्कुल उत्तर दोगे तभी सीखोगे, बिल्कुल भाई सही बात है। ये बहुत शाना टावर हो, टावर यो 15वां प्रश्न आ गयो है। इंटरनेट अन्वेषक किस प्रकार का है। इंटरनेट अन्वेषक की बात करें तो सर्च को बोलते हैं प्रचलन पत्ती, कंपाइलर, ब्राउजर, आईपी एड्रेस। तो बताइए 15वें क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, बताइए। इंटरनेट अन्वेषक किस प्रकार का। तो बताइएगा इसका, बिल्कुल इंटरनेट अन्वेषक किसमें करते हैं, कल ही बताया था ब्राउजर में हम सर्च करते हैं, क्योंकि ब्राउजर एक सॉफ्टवेयर की तरह होता है, इसमें प्रत्येक सूचनाओं को दिया जाता है और वही सूचनाएं आगे क्या होती है, प्रसारित होती रहती हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। इंटरनेट अन्वेषक खोज जो होता है वो ब्राउजर में की जाती है। बहुत सारे ब्राउजर आपके सामने आप यूज भी करते हैं उन ब्राउजरों का, ठीक है। कौन कौन से ब्राउजर हैं, इंटरनेट है, एक्सप्लोरर है, मोजिला फायरफॉक्स है, इस तरह से आपके जो ब्राउजर है वो आपके सामने रहते हैं जिनसे आप सर्च करते हैं। हाँ जी, सफारी है, ओपेरा है, ये भी आपके ब्राउजर ही है। हाँ आ जाएगा, प्रश्न आ जाएगा, वेट कर लो। बिल्कुल ये प्रश्न हमने समाहित किया हुआ होगा अगर इंपॉर्टेंट है तो। इंटरनेट से एक फाइल को कंप्यूटर पर सेव करना क्या कहलाता है। डाउनलोडिंग कहलाता है, अपलोडिंग कहलाता है, स्टोरिंग कहलाता है, या वेब लिंकिंग कहलाता है, ठीक है। इंटरनेट से एक फाइल को कंप्यूटर पर सेव करना
यानी इंटरनेट से आपने कोई फाइल को क्या किया है, डाउनलोड किया है, तो पहला ही ऑप्शन दे रखा है डाउनलोडिंग होता है, इसका राइट आंसर। ध्यान रखना, इसका डाउनलोडिंग होगा। मन की बात मन में को रखनी। निम्न में से कौन सा इंटरनेट नेटवर्क का घटक नहीं है? इंटरनेट का घटक कौन सा नहीं है, ये पूछ रहा है आपसे, बताइएगा। इंटरनेट का घटक है कौन सा नहीं है? बहुत इजी क्वेश्चन है। अगर आपने ये प्रश्न कल वाली क्लास को अच्छी तरह से देखा है, रिपीट की है, तो ये प्रश्न आप बता सकते हैं। निम्न में से कौन सा इंटरनेट नेटवर्क का घटक नहीं है? इंटरनेट का घटक इसमें से कौन सा नहीं है? बताइएगा। देख लेते हैं। प्रोटोकॉल बिल्कुल इंटरनेट में होता है। स्पीकर तो आउट, हाँ जी, इनपुट आउटपुट है ये तो। डेटा बिल्कुल इंटरनेट में आता है। मोडेम आपके जो सिग्नल्स आते हैं उनको बदलने का काम करता है। तो ये तीनों तो इंटरनेट के पार्ट है, परंतु नहीं पूछ रहा है तो एक स्पीकर्स नहीं है, क्योंकि ये आउटपुट है, या आउटपुट यंत्र है, उपकरण है, तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा भाई। 18 नंबर, इंटरनेट में प्रलेख की स्थिति के बारे में सूचनाएं कौन देता है? ठीक है, प्रलेख के बारे में सूचनाएं कौन देता है? बताइए। यूएमएल, यूडीएल, यूआरएल, यूएचएल। बताइए 18 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? 18 नंबर का राइट आंसर, प्रश्न संख्या जरूर लगाएं ताकि आपको पता चले। बिल्कुल आपके राइट आंसर है मिस तमन्ना मीणा। चलिए, यूआरएल, यूआरएल जो होता है यह आपके इंटरनेट के अंदर जो भी आप प्रलेख लिखते हैं उसकी सूचना देता है। यूआरएल की फुल फॉर्म क्या है? यूनिफॉर्म रिसोर्स, एल का लोकेटर। ठीक है, यूनिफॉर्म, यू से आपको ध्यान रखना है यूनिफॉर्म, आर का रिसोर्स और एल से आपका लोकेटर। तो इसकी फुल फॉर्म भी याद रखेंगे आप। ओके, अरे भाई ये कौन है? पीयू के पापा। अपनी भावनाओं पे नियंत्रण रखें बेटा, नहीं तो फिर मैं यहीं लगा दूंगा। ठीक है, अपनी भावनाओं पे कंट्रोल रखा करो बेटा। क्लास होती है, क्लास में इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। ठीक है, हाँ जी। चलिए, यहां से बताएंगे आईपीएस का पूरा नाम क्या है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इंटरेक्शन सर्विस प्रोवाइडर, इंटरनेट सेकेंडरी पॉइंट, इंफॉर्मेशन सर्विस प्रोवाइडर। तो बताइएगा। अगर ज्यादा दिक्कत हो रही है तो मैं क्लास बंद कर देता हूं। अगर इस तरह की असामाजिक तथा आप फैलाओगे तो फिर मेरे को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। सिर्फ एजुकेशन से संबंधित बात ही यहाँ किया करें। ठीक है, अगर असामाजिकता फैलाओगे तो यहीं से क्लास को बंद कर देंगे और भविष्य में हम क्लास ही नहीं लेके आएंगे। अरे तुम टीचर बनने जा रहे हो, हरकतें तुम बच्चों वाली कर रहे हो हैं। चलिए, आईपीएस का पूरा नाम क्या है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर इसका पूरा नाम होता है। बिल्कुल। फिर तुम कहते हो गुरुजी तुम गुस्सा करते हो। गुरुजी गुस्सा करें के करें, ठीक काम ही क्या करो। ठीक है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर इसका राइट आंसर है। ठीक है, बीस नंबर, किसी वेब पेज को रिलोड करने के बटन को दबाया जाता है। यानी किसी पेज को आपने रिलोड करना है, वापिस लेके आना है, तो रीडू। ठीक है, रिलोड, रिस्टोर या रिफ्रेश। रिलोड करने के लिए क्या किया जाता है ये आपसे पूछ रहा है वो। तो ये तो आप सभी करते हैं, मोबाइल चलाते हैं, कोई बात नहीं, दिमाग का नहीं। देखो असामाजिक तत्व हर जगह पाए जाते हैं। ठीक है, समाज में अगर असामाजिक तत्व नहीं होंगे तो हमें अच्छी बुरी की समझ कब आएगी।
इसलिए आप कभी भी देख लेना, समाज में दो तरह के लोग होंगे, एक सकारात्मकता वाले और एक नकारात्मकता वाले। ठीक है, पानी अगर स्वच्छ ही स्वच्छ हो तो फिर स्वच्छ पानी की वैल्यू घट जाती है, इसलिए पानी अशुद्ध भी होता है और कीचड़ भी होता है। और कुछ लोग जो कीचड़ होते हैं वो दूसरों पर छांटे बिखेर देते हैं। एक स्वच्छ आदमी निर्मल छवि का दावेदार या उसको दावेदार कर देते हैं, परंतु उसकी अगर वो स्वच्छ है, अगर वो सही है, तो उस पर छांटों का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसलिए ऐसे लोगों को इग्नोर करें, क्योंकि समाज में ऐसे लोग पाए जाते हैं। इन्हें हम असामाजिक तत्व के नाम से जानते हैं या अपवाद स्वरूप इनको हम जानते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं है, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। चलिए, किसी वेब पेज को आपने कभी भी यूट्यूब को देखा होगा, जब वो लोड नहीं लेता तो हम उसको क्या करते हैं, नीचे स्क्रॉल कर देते हैं। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर एक कर्सर घूमता है और वो उसे हम बोलते हैं रिफ्रेश कर दिया है। हमने क्या कर दिया है, रिफ्रेश कर दिया है। 20 को ध्यान रखिएगा, रिफ्रेश बोलना करना बोलते हैं। 21 नंबर, कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है? ये बहुत बढ़िया प्रश्न है। इनमें से कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है? हाँ जी, कोई बात नहीं बेटा। फॉक्स प्रो, ओपेरा, सफारी, मोजिला, इनमें से कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है? यह आपसे पूछ रहा है, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या है। ओपेरा, ये तो हमने देखा है। वेब, हम किसी चीज को सर्च करते हैं तो ओपेरा हमने खोला है, ओपेरा मिनी 2-3 आती है। सफारी भी एक वेब ब्राउजर है और मोजिला भी है। ध्यान रखना, फायरबॉक्स है, ये बॉक्स प्रो लिख रहा है। फॉक्स प्रो कोई भी ऐसा कोई वेब ब्राउजर नहीं है, ध्यान रखिएगा। इसका 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा, 1 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है? ये सर्च इंजन की बात कर रहा है, याहू है, बिंग है, फ्लिपकार्ट है या गीगा प्लॉट्स है। यहां से सर्च इंजन की बात कर रहा है, तो इसमें से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? ये याहू है, बिग है, गूगल है, आते ना, क्रोम है, ये सब क्या है आपके? हाँ, सर्च इंजन है, इनसे आप सर्च कर सकते हैं। आर्कुट है, गीगाबाइट है, ये लोकप्रिय है। तो देखते हैं, याहू है, बिल्कुल है, बिग है, आपका गूगल भी इसमें शामिल है, ये बात ध्यान रखेंगे। और फ्लिपकार्ट एक एप्लीकेशन है बेटा, ये परचेजिंग एप्लीकेशन है, और गीगा प्लॉट्स भी है, बिल्कुल। तो ध्यान रखिएगा, ये एक एप्लीकेशन है, सर्च इंजन नहीं है फ्लिपकार्ट। ठीक है, गीगा क्या करो रे, गलत क्यों कर रहे हो? हाँ जी, 22 नंबर का 3 नंबर होगा, क्योंकि एक एप्लीकेशन है। ईमेल का पूरा नाम क्या है? बहुत गजब का क्वेश्चन है भाई, बहुत बार पूछा जाता है। ईमेल का पूरा नाम, सबसे ज्यादा जो यूज करते हैं हम नेट पे, ईमेल को ही करते हैं। तो यहाँ कौन सा है? ईमेल का पूरा नाम पूछ रहा है आपको। इलेक्ट्रिक मेल होता है, इजी मेल होता है, इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है, या एक्सचेंज मेल होता है? तो बताइए, ईमेल का पूरा नाम क्या है? इलेक्ट्रॉनिक, क्या कह रहे हैं? कोई बात नहीं, अभी आंसर आने स्टार्ट हुए हैं इसके, बिल्कुल दे दीजिएगा। आंसर आपका आ जाना चाहिए था मेरे पास अभी। मेरे से माफी मांगने की आवश्यकता ही नहीं है, जिससे कहा है उससे माफी मांगिएगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक जो मेल होता है उसकी फुल फॉर्म है, ई का मतलब इलेक्ट्रॉनिक और मेल का अर्थ है मेल। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक मेल। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक मेल। 24 नंबर, ईमेल का आविष्कार किसने किया? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा यूज करते हो ईमेल और उसका पता ही नहीं है अपने को। हाँ जी, बताइएगा, ईमेल का आविष्कार किसने किया था? बताइएगा, ईमेल का आविष्कार करने वाला विद्वान कौन है? तो देखिए, V.A. शिवा, ये जो सबसे बड़ा नाम है, यही आपका ईमेल का आविष्कार है, आविष्कार करता है। बिल्कुल बिल्कुल, पीयू को माफ किया जाता है, हमारी निगरानी में इन्होंने अपनी माफी स्वीकार की जाती है, आपको माफ किया जाता है। चलिए, ठीक है, चलिए, कोई बात नहीं है, आप फोकस करो अपने पेपर पर। WW से क्या तात्पर्य है भाई? आपने बहुत बार देखा होगा, हम 3 बार W लिख देते हैं, ऐसे कोई भी सर्च इंजन होता है तब हम वहां WW लगा देते हैं, तो उसका है क्या अर्थ? क्या अर्थ है उस WW का? वर्ल्ड विद वेब, वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, वर्थ वाइड वेब।
तो ध्यान रखिएगा यहाँ कौन सा है, तीनों W का अर्थ क्या है। ऑप्शन दो भाई, ऑप्शन ऐसे नहीं, ऑप्शन आपको मैंने बना के दिए हैं तो फिर ऑप्शन नहीं दिया करो। वर्ल्ड मीन्स होता है संसार, वाइड वेब। ध्यान रखिएगा यहां देखो सेम ही दिया है परंतु यहां ले लगा है, ये पक्षी वाला है और ये शब्द वाला है। चलिएगा इसका 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा, 2 नंबर इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर, वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया। बहुत बढ़िया प्रश्न ये भी कि इसका आविष्कार किसने किया है। वर्ल्ड वेब वाइड का आविष्कार किसने किया है। कोई बात नहीं, आवे तो तू सीख लियो, ना आवे तो। टिम बर्नर्स ली ने किया था। वर्ल्ड वेब वाइड का आविष्कार टिम बर्नर्स ली ने किया था। चार्ल्स बेबेज ने कंप्यूटर का आविष्कार किया था। तो थोड़ा सा ये तो ध्यान ही है सबको, कंप्यूटर का बेबेज है ही। तो ध्यान रखिएगा इसका 1 नंबर आंसर होगा, वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार टिम बर्नर्स ली ने किया है। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन है, कंप्यूटर में FTP का क्या तात्पर्य है। FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, फाइटिंग टेलीपाथ, फिनिश टेलीप्रोग्राम, फाइल ट्रांसफर प्रोसेस। इसका राइट आंसर क्या होगा। ये पहले जब शुरू में मोबाइल चले थे उस समय भी ये एक फंक्शन दिया जाता था, मोबाइलों में भी था, फिर कंप्यूटर में तो होना ही था। तो यहां से क्या किया जाता है, F का अर्थ है फाइल, T का ट्रांसफर, P का प्रोटोकॉल। तो पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसका राइट आंसर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल इसका राइट आंसर है। पहले मोबाइलों में भी होता था जब हम फाइलों को इधर उधर करते हैं। खुद की विचार प्रक्रिया पर सजगता तथा समझ क्या है, ठीक है, स्वयं समझ है, अंतरा समझ है, मेटा कॉग्निशन है या स्व संज्ञान। अब साइकोलॉजी आ गई क्या बीच में, साइकोलॉजी के कुछ प्रश्न रह गए थे तो वो आ गए अभी। अब तभी मैं सोचूं आज साइकोलॉजी के इतने कम प्रश्न कैसे आए। ग्यारह 12 प्रश्न ही आए थे। खुद की विचार प्रक्रिया पर सजगता और समझ क्या है, ये पूछ रहा है आपको। ये साइकोलॉजी के रजब जी कहां बताइएगा। तो ध्यान रखिएगा मेटाकॉग्निशन इसको बोला जाता है, स्वयं की समझ जो सजग हो जाता है व्यक्ति, उसके लिए ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन साइकोलॉजी के क्वेश्चन है आगे 29 नंबर, रेविंग प्रोसेसिंग मैट्रिक्स का प्रयोग है, ये मैंने बताया था आपको किसके लिए किया जाता है। ये 2022 में पूछा था पहला प्रश्न। अब ये हो सकता है दूसरा प्रश्न आपसे अब की बार पूछ ले। तो बताइएगा इसका किससे संबंध है, व्यक्तित्व से है, अधिगम से है, बुद्धि से है, सृजनात्मकता से है। तो ध्यान रखिएगा, हाँ जी इसका बुद्धि से संबंध है बिल्कुल। रेविंग प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स का प्रयोग जो है वो बुद्धि के मापन के लिए किया जाता है। और आज का अंतिम प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। सफारी एक है, ये फिर इंटरनेट का दे दिया है। ट्रांसफर लेयर प्रोटोकॉल, एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल, वेब सर्च इंजन है या वेब ब्राउजर है। 10 बार मैंने बोल दिया है इस प्रश्न को, अगर अभी भी गलत करोगे तो करोगे भाई। हाँ जी मोजिला वगैरह सब बोले थे मैंने। तो सफारी जो है ध्यान रखिएगा, सफारी जो है एक ट्रांसफर लेयर प्रोटोकॉल नहीं है, एप्लीकेशन भी नहीं है, वेब सर्च इंजन भी नहीं है, वेब ब्राउजर है बिल्कुल, इससे हम सर्च कर सकते हैं, ठीक है। सफारी एक, हाँ बिल्कुल। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे, 4 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आज हमने ये पढ़ा और कल आपकी अंतिम क्लास रहेगी किस चीज की, कंप्यूटर की। उसके बाद में हम साइकोलॉजी और 2 एनसीईआरटी के जो प्रश्न है वो करवाएंगे आपको। हाँ मुश्किल से 10 से 1 दिनों में आपका ये सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। इन प्रश्नों को रिपीट किया करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करो। तो मिलते हैं कल नए दोस्त के साथ, नए बिंदु के साथ, सेम टाइम सेम जगह। तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय राजस्थान, जय भारत।